दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 21। जब दरवाजा खुलता है तो अभिमन्यु के होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि कमरे के अंदर युग था, जो कि बेड के ऊपर पीठ के बल लेटकर सो रहा था। उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, यहाँ तक कि जूते तक नहीं उतारे थे। वो जैसा आया था वो वैसे ही सो गया था। 10 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद अभिमन्यु को पसीना आने लग गया था। वो धीरे से अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ कहता है, इसका मतलब यह है कि यक्षिणी अपने कमरे से आजाद हो गई है और वो अभी इस वक्त इसी कमरे में युग के आसपास है। अभिमन्यु को तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यक्षिणी अपनी कैद से आजाद हो चुकी थी और इस वक्त युग के कमरे के अंदर थी। अभिमन्यु बड़ी हिम्मत करके अपना कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही अभिमन्यु युग के कमरे में अपना पहला कदम रखता है तो टेम्परेचर -1 में चला जाता है। इनफ्रारेड थर्मामीटर पर ग्रीन लाइट जलने लग जाती है। अचानक से वातावरण ठंडा होने के कारण अभिमन्यु के दांत किटकिटाने लग जाते हैं। अभिमन्यु युग के पास जाते जा रहा था। टेम्परेचर माइनस में जाते जा रहा था। युग के पास पहुंचने पर टेम्परेचर -10 हो गया था। कमरे में रखे सारे सामान पर धीरे धीरे बर्फ जमने लग गई थी। सिर्फ कमरे के अंदर रखे सामान पर ही नहीं बल्कि युग के शरीर पर भी। युग की शर्ट के बटन अभी भी खुली हुई थी और उसके सीने पर बर्फ जमने लग गई थी। अभिमन्यु अपने आसपास देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। ये मेरा कोई वहम है या फिर हकीकत। अभिमन्यु अपने 2-3 बार आंखें मलता है और यह देखने की कहीं उसका सपना तो नहीं है, पर चीज वैसे की वैसे ही थी जैसे उसे दिख रही थी। कुछ ही पल में युग की पूरी बॉडी पर बर्फ ढक जाती है। अभिमन्यु कपकपाते हुए युग की बॉडी को छूने लग जाता है। जैसे ही वो उस बॉडी को छूता है, अभिमन्यु को उसके शरीर में एक कपकपी सी महसूस होती है। उसका बदन गर्म होने लग जाता है। अगले ही पल वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। अभिमन्यु बेहोश हो जाता है। सुबह के 7 बज रहे थे और इस तरफ युग के बड़े पापा दिलीप के घर भी अपने अपने काम में लगे गए थे। जानकी अपने कमरे की झाड़ू लगा रही थी। अमोदिता भी वहीं पर थी, उसके कमरे में ड्रेसिंग जमा दे रही थी। अमोदिता ड्रेसिंग की सफाई कर रही थी कि तभी उसकी नजर ड्रेसिंग के बगल के बने स्विच बोर्ड पर पड़ती है। उसमें एक मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। अमोदिता वो मोबाइल उठाते हुए कहती है, अरे बुआ, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली ना, नया मोबाइल ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। जब जानकी वो मोबाइल देखती है तो हैरानी के साथ कहती है, अरे ये मोबाइल मेरा नहीं अमोदिता बेटा। क्या कहा, आपका नहीं तो फिर किसका है ये मोबाइल? जानकी कुछ याद करते हुए कहती है, अरे हाँ, याद आया, ये मोबाइल युग का है। कल उसे चार्जिंग पर लगा दिया था पर तभी लाइट चली गई थी। उसे लगा कि कुछ ही देर में वापस आ जाएगी, इसीलिए उसने यहीं पर लगे रहने दिया। लगता है कल जल्दी जल्दी जाना हुआ, इसीलिए यहीं पर भूलकर चला गया। तो अब क्या करेगी बुआ जी इस मोबाइल का? जानकी अमोदिता का सवाल का कुछ जवाब देती हुए उससे पहले ही वहां पर रजनी आ जाती है। रजनी ने उन्हें दोनों की सारी बात सुन ली थी। रजनी अमोदिता की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहती है, करना क्या है बेटा, तुझे ये मोबाइल युग को देकर आना है। वो बेचारा परेशान हो रहा होगा अपने मोबाइल के बिना। आजकल के बच्चों के दिन की शुरुआत मोबाइल से ही तो शुरू होती है ना। अमोदिता समझ जाती है कि उसकी माँ उसे गिरवी कोठी में क्यों भेज रही थी, ताकि वो युग का बाल ला सके और उस पर काला जादू कर सके। जानकी अमोदिता को मना करते हुए कहती है, अरे रजनी, अमोदिता क्यों परेशान कर रही है तू? बेचारी अमोदिता कब जाएगी और कब युग को उसका मोबाइल देकर आएगी? बिल्लू काका है ना, वो दे आएंगे युग को उसका मोबाइल। पर भाभी, बिल्लू काका है कहाँ? वो तो सुबह सुबह ही बड़े भैया के साथ कहीं चले गए हैं और उनके साथ अमोदिता के पापा भी गए हैं। क्या कहा, सुबह सुबह निकल गए, पर कहाँ पर? पता नहीं भाभी, अब वो कहीं बताकर जाते हैं क्या, और मैं कहाँ उनसे कुछ पूछ सकती हूँ। पूछ लिया तो उल्टा मुझे ही खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। अमोदिता उन दोनों के बीच में ही बोल पड़ती है, तो फिर क्या करना है माँ? रजनी अमोदिता पर भिनते हुए कहती है,
फिर वही सवाल क्या करना है? अरे कितनी बार बताऊं तुझे, एक ही बात बार बार समझानी पड़ती है क्या? तुझे बताया तो था, तुझे ये मोबाइल युग बेटे को देकर आना समझी। अमोदिता डरते हुए कहती है। पर माँ गिरवी कोठी में। अमोदिता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रजनी उसे के बीच में टोकते हुए कहती है, हाँ वहीं पर रहता है युग, गिरवी कोठी में। इसी बहाने मिल भी लेना, और रात को जो कुछ हुआ उसके लिए वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में माफी को सॉरी माँ। हाँ वही समझी, सॉरी बोल देना। और सुन, रजनी अमोदिता को घूमते हुए कहती है, काम पूरा करने आना, खाली हाथ मत आना। अमोदिता रजनी को इशारा करते हुए कहती है, हाँ माँ पूरा काम करूं के आऊंगी। इतना कहकर अमोदिता वहां से जाने लग जाती है। उसके पीछे पीछे रजनी भी बाहर निकल जाती है। जब रजनी कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि अमोदिता बहुत स्लो स्लो चल रही थी। रजनी जल्दी से उसके पास जाती है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए चिल्लाती हुई कहती है, नालायक लड़की, इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है? तुझे आज ही युग के पास जाना है और उसका बाल लेकर आना है। अगर ऐसे ही चलती रही तो तुम बरसों लग जाएंगे उसके पास पहुंचने में। जैसे ही रजनी अमोदिता के कंधों पर से हाथ रखती है तो अमोदिता डर के मारे चीख निकल जाती है। रजनी अमोदिता के चेहरे पर डर भाप लेती है और हैरानी के साथ पूछती है, तू डर क्यों रही है अमोदिता इतना? अमोदिता रोते हुए कहती है, डरू नहीं तो क्या करूं माँ? आप जानती है गिरवी कोठी में यक्षिणी कैद है, फिर भी आप मुझे वहां पर भेज रही हैं। कौन माँ खुद अपनी बेटी को ऐसे मौत के मुंह में धकेलती है? रजनी अमोदिता को समझाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, तू दाइन होकर इतना डर रही है, डर तो लगेगा ही ना माँ, अभी मैं पूरी तरह आपकी तरह सौदाइन कहाँ पर बनी हूँ। अरे तू डर मत, मेरे साथ आ, इस डर का इलाज है मेरे पास। इतना कहकर रजनी अमोदिता का हाथ पकड़ती है और उसे किचन में ले जाती है। अमोदिता किचन की चारों तरफ देखते हुए कहती है, माँ आप ये मुझे किचन में क्यों लाई हैं? रजनी अपने राइट हैंड की उंगली से अमोदिता को चुप रहने का इशारा करती हुई कहती है, तू 2 मिनट चुप रहेगी? जब देखो तेरा मुंह बक बक करते ही रहती है। अपनी माँ का गुस्सा देखकर अमोदिता चुप हो जाती है। रजनी किचन में जमे डब्बों में से एक डिब्बा निकालती है और उसके अंदर से गिनकर कुल 5 राई के दाने निकालती है और अमोदिता के हाथ में थमा देती है। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, ये क्या है माँ? आप मुझे ये राई के दाने क्यों दे रही हैं? मैं थोड़ी वहां पर अचार बनाने जा रही हूँ जो आप मुझे राई दे रहे हैं। और अगर आपको राई के दाने देना ही है तो थोड़ा ज्यादा दीजिए ना, 5 राई के दानों से क्या होता है? रजनी अमोदिता पर गुस्सा होते हुए कहती है, नालायक लड़की, ये राई के दाने तुझे तुझे पता भी है मैं क्यों दे रही हूँ? अमोदिता नीचे सिर करते हुए कहती है, क्यों माँ? क्योंकि इन छोटी छोटी राई के दानों से भी बड़े बड़े टोटके किए जाते हैं, दुर्भाग्य और सौभाग्य बदलने के लिए। रजनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले अमोदिता बीच में उसे टोकते हुए कहती है, ये क्या होता है दुर्भाग्य और सौभाग्य में बदलने के लिए? पर कैसे माँ? कहते हैं अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो एक घड़े में पानी भर कर उसमें कुछ राई के दाने या राई के पत्ते डालकर शनिवार के दिन उस पानी से नहाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुवार के दिन राई के दानों को दान करने से आपके बिगड़े काम बन जाते हैं और उनके कामों में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। इतना कहकर रजनी एक लंबी सांस लेती है और कहती है, बुरी नजर का दोष खत्म करने के लिए, कर्ज से मुक्त के लिए, व्यापार की वर्दी के लिए, चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए ऐसे ही कई काम साधे जाते हैं। इन राई के दानों से पर सब टोटके करने की विधि अलग अलग होती है। पर माँ आप ये राई के दाने मुझे क्यों दे रही हैं? बता रही हूँ नालायक लड़की, सब्र तो रख थोड़ा। जिस तरह भूत प्रेत नमक से डरते हैं, ठीक उसी तरह यक्षिणी राई के दानों से डरती है। पर उसके लिए एक मंत्र आना चाहिए, तभी वो डरेगी, वरना इन राई के दानों का भी कुछ असर नहीं होगा, समझी? कैसा मंत्र माँ? अपना कान ला मेरे पास। अमोदिता अपना कान अपनी माँ के पास ले जाती है। रजनी करीब 2-3 मिनट तक अमोदिता के कान में कुछ बोलती रहती है।
रजनी की बात खत्म होने के बाद अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ इतना बड़ा मंत्र ये मुझे याद कैसे रहेगा? यदि मैं भूल गई तो? अगर भूल गई तो तू जाना और वो यक्षिणी अब मेरा दिमाग मत खा जा। मेरा काम था तेरी रक्षा के लिए मुझे मंत्र बताना, वो मैंने बता दिया। अब बाकी काम तेरा। अब जा जल्दी और अपने काम का अंजाम तक पहुंचकर आ। अमोदिता राई के 5 दानों की अपनी मुट्ठी में बीचते हुए वहां से जाने लग जाती है। इस तरफ गिरवी कोठी के अंदर युग अभी तक बेड पर सोया हुआ था। युग उबासी लेते हुए अपनी आंखें खोलता है और नींद में ही अपने बेड के नीचे उतरने लग जाता है। जैसे ही वो अपना कदम नीचे रखता है उसका पैर सीधे अभिमन्यु के सीने पर रख जाता है। अभिमन्यु चीखते हुए कहता है, मार डाला रे। युग अपनी आंखें बदलते हुए कहता है, अरे अभिमन्यु तू नीचे था, तू नीचे क्यों सो रहा था? अभिमन्यु अपना सीना पकड़कर बैठे हुए कहता है, यार मैं नीचे सो नहीं रहा था, बेहोश हो गया था। क्या कहा? बेहोश हो गया था? पर कैसे? अभिमन्यु युग को रात में क्या क्या हुआ था सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनकर बाद में युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, तेरे कहने का मतलब यह है कि यक्षिणी अपने कमरे से आजाद हो गई है, पर वो गिरवी कोठी से बाहर नहीं गई बल्कि गिरवी कोठी में ही है, और कल रात वो यहीं पर मेरे पास थी। हाँ यार, मैंने अपने इंफ्रारेड थर्मामीटर से चेक किया था। तेरे कमरे का टेम्परेचर अचानक से कम हो गया था, माइनस में चला गया था। कहाँ है तेरा वो इंफ्रारेड थर्मामीटर? अभिमन्यु अपने आसपास इंफ्रारेड थर्मामीटर ढूंढने लग जाता है। उसे 2-3 कदम की ही दूरी पर इंफ्रारेड थर्मामीटर फर्श पर ही गिरा हुआ था। अभिमन्यु इंफ्रारेड थर्मामीटर उठाकर युग को देते हुए कहता है, ये रहा, ये देख। युग उस इंफ्रारेड थर्मामीटर को अपने हाथ में लेता है और उससे आसपास का तापमान चेक करने लग जाता है। युग देखता है कि इंफ्रारेड थर्मामीटर के डिप्लेशन में कभी लाल लाइट जल रही थी तो कभी ग्रीन लाइट, और देखते देखते इंफ्रारेड थर्मामीटर बंद हो जाता है। युग हंसते हुए कहता है, लगता है तेरा ये डिवाइस भी तेरे वो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल फील्ड मीटर तरह है, खराब है। तेरे ये सारे डिवाइस घटिया ही हैं क्या? अभिमन्यु इस इंफ्रारेड थर्मामीटर को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, अरे ये खराब कैसे हो गया? कल रात तक तो ठीक था, अचानक से क्या हो गया इसे? युग अभिमन्यु की बातों का कुछ जवाब नहीं देता। वो अपना शरीर देखने लग जाता है। जब वो देखता है कि उसके शर्ट के बटन खुले हुए थे और उसके सीने पर नाखून के स्क्रैच के निशान थे, तो वो अभिमन्यु को शक के निगाहों से घूरते हुए कहता है, ये तूने क्या किया मेरे साथ? अभिमन्यु, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वैसा लड़का है। अभिमन्यु सोच में पड़ते हुए कहता है, वैसा लड़का हूं मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तू चाहता है? साफ साफ कहेगा, कहना क्या चाहता है? युग अपने सीने के खरोच पर हाथ फेरते हुए कहता है, ये मेरी शर्ट की बटन खुली हुई क्यों है और मेरे सीने के ये खरोच के निशान कैसे हैं? युग देखे, जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। ये स्क्रैच निशान तो तू कल रात अपने साथ बाहर से ही लाया था और कल से ही तेरी शर्ट खुली हुई थी। इतना ही नहीं, कल तो तू बेहोश की हालत में मिला था, वो भी ये अपनी गिरवी कोठी के दरवाजे के बाहर। युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा? मैं बेहोश मिला था, वो भी दरवाजे के बाहर? हाँ युग, तू बताएगा कल रात तेरे साथ क्या हुआ था? युग याद करने लग जाता है कि उसके साथ रात में हुआ क्या था। वो याद करते हुए कहता है, यार कल रात ना मुझे रोंगा मुचा घाट पर एक लड़की मिली थी। अभिमन्यु अपने बहोरे को ऊपर नीचे करते हुए कहता है, क्या कहा? लड़की मिली थी? कौन थी वो लड़की? क्या नाम था उस लड़की का? यार कुछ तो नाम ही बताया था उसने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, पर वो बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। तुझे पता है, उसको देखकर मुझे शालिनी की याद आ गई थी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, ये शालिनी वही है ना जिसके बारे में उस दिन तू मुझे बता रहा था?
तेरी एक्स गर्लफ्रेंड। युग उदास मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ भाई वही शालिनी। शालिनी के चले जाने के बाद आज तक मुझे कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई, पर पता नहीं क्या जादू था उस लड़की में। मैं उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था। युग अपने दिमाग पर और जोर देता है और कहता है, उस लड़की ने मुझे नदी पार करवाई, फिर मैंने उसे पैसे दिए और फिर वो कमल के फूलों की खुशबू। अभिमन्यु बीच में ही युग को टोकते हुए कहता, हाँ कल रात में भी तू यही कमल के फूल और लड़की के बारे में ही बड़बड़ा जा रहा था। युग अपने दिमाग पर और जोर देने लग जाता है और कहता है, यार उस लड़की ने अपने जूड़े में ना कमल का फूल लगाया हुआ था। उसने मुझे वो दिया और जब मैंने उसकी खुशबू सूंघी तो उसके बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ बात तक की थी। युग की बात सुनकर अभिमन्यु चौंक सा रह जाता है। वो धीरे से कहता है, क्या कहा? अभी लड़की ने अपने जूड़े में से कमल का फूल लगाया हुआ था? हाँ यार, बड़ी अजीब की बात लगती है ना। मैंने भी उसे यही पूछा था। उसने कहा कि मुझे कमल के फूल पसंद थे। कोई और बात तो तूने नोटिस करी हो उस लड़की के बारे में? युग याद करने लग जाता है और उचकते हुए कहता है, हाँ जब वो मुझे मिली थी तो उसके आसपास बहुत सारे जुगनू मंडरा रहे थे। अभिमन्यु आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तुझे पता है कल रात जब तू हमें दरवाजे के आसपास बेहोश पड़ा मिला था तो तेरे पास भी वो बहुत सारे जुगनू मंडरा रहे थे। एक और बात मैंने सुना है, यक्षिणी को फूलों से बहुत लगाव होता है, हमेशा अपने आसपास रखती है। युग अभिमन्यु की बात सुनकर दंग रह जाता है। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, कहीं वो लड़की यक्षिणी तो नहीं थी? देख तेरी शर्ट के बटन भी खुली हुई थी, नाखून के खरोच के निशान भी हैं। उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।